अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है बेसिकली गैटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 है। सीवीएस फिजियोलॉजी जो हमारे चैप्टर चल रहे हैं उससे रिलेटेड उसका लेक्चर नंबर हम लोग 5 आज कवर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो सारी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें ताकि अपकमिंग लेक्चर जो है वो आप लोगों को इजीली समझ आ सके। सो कल हमने एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड डिस्कशन की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो उसे बार बार सुनिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ सिग्नल कंडक्शन इन कार्डिक मसल्स, कि किस तरीके से क्या वेलोसिटी होती है सिग्नल्स को कंडक्ट करने की कार्डिक मसल्स में। सिग्नल्स कंडक्ट करने का मतलब यह है कि एक स्टिमुलस आया, ठीक है, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल मसल्स के अंदर जनरेट हुई। अब उसी मसल्स ने, जो पहला मसल एक्साइटेड हुआ है, जाहिर है उसने फिर इस तरीके से हट के पूरे मसल को एक्साइटेशन प्रोवाइड करनी है। सब मसल ने एक्साइटेड होना है और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। सो इस वक्त वेलोसिटी क्या होती है उस सिग्नल्स को कंडक्ट करने की कार्डिक मसल में, वो आज डिस्कस कर रहे हैं। The velocity of conduction of the excitatory action potential signals along both arterial and ventricular muscle fibers is about 0.3 to 0.5 millisecond, or about 1/25th velocity in large nerve fibers, and about 1/10 द वेलोसिटी इन स्केलेटल मसल्स फाइबर्स। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारे पास वेलोसिटी है मीन्स कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, ठीक है। अब उस एक्शन पोटेंशियल को पूरे आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स तक कंडक्ट होना है, मीन्स कि वो एक्साइटेटरी प्रॉपर्टी जो है वो सब मसल्स को जाके एक्साइटेड करनी है उस एक्शन पोटेंशियल ने। सो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, किस मूवमेंट से वो सिग्नल्स को कैरी करती है एक मसल से दूसरी मसल में, तो वो होता है हमारे पास 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड्स होती है उसकी वेलोसिटी, या फिर 2/50 ऑफ द वेलोसिटी इन द लार्ज नर्व फाइबर्स, या फिर अगर हम उसे लार्ज नर्व फाइबर्स के साथ उसको जो है कंपेयर करते हैं तो एज द वेलोसिटी ऑफ लार्ज नर्व फाइबर्स वो 1/250 वन मीन्स के 1/250 का मतलब ये होता है कि उसके साथ इसकी कंपेरिजन इतनी सेकेंड्स में आप कंपेयर कर रहे हैं कि लार्ज नर्व फाइबर्स में इससे ज़्यादा मीन्स के वो उसका 1/250 है, ठीक है। तो कितनी कम उसके साथ अगर हम रिलेशन ले रहे हैं तो इसका मतलब कि उससे यहाँ से यहाँ पे जो हमारे पास कंडक्शन हो रही है वो एज़ कम्पेयर टू लार्ज नर्व फाइबर्स के हिसाब से बहुत वेलोसिटी जो है इसकी बहुत कम है, उनकी वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड अबाउट 1/10 द वेलोसिटी इन स्केलेटल मसल फाइबर्स, और ये अबाउट 1/10 है द वेलोसिटी इन स्केलेटल मसल फाइबर्स, मीन्स के 10 टाइम्स आप ये कह सकते हैं कि 10 टाइम फास्टर उनके अंदर स्केलेटल मसल्स में कंडक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू कार्डिक मसल। इसी तरीके से लार्ज नर्व फाइबर्स में हमारे पास जो है वो 250 टाइम्स ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास कार्डिक मसल्स हैं उनमें। सो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन द स्पेशलाइज्ड हार्ट कंडक्टिव सिस्टम इन द Purkinje fibers is as great as 4 milliseconds in most parts of the system, which allows reasonably rapid conduction of excitatory signals to the different part of the heart, explained in chapter 10। अच्छा, Purkinje fibers के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको चैप्टर 10 में मिलेगी, लेकिन हार्ट के अंदर इसके अलावा कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी कंडक्शन वेलोसिटी कंडीशन ज़्यादा होती है, मीन्स के सिग्नल्स को कंडक्ट करने का जो पावर है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्पीड से जो है वो कंडक्शन करवाते हैं। लाइक वो होते हैं Purkinje फाइबर्स। जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे हार्ट में तो उसमें आपको Purkinje फाइबर्स भी मिलेंगे। सो उसकी वेलोसिटी क्या होती है 4 मिली पर सेकेंड होती है, ठीक है। और ये इसी की वजह से रैपिड कंडक्शन होती है। एक्साइटेटरी सिग्नल्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट में एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स वो ज़्यादा रैपिडली काम करते हैं, ठीक है। तो ये Purkinje फाइबर्स आपको प्रॉपर्टी आगे चल के मिलेगी। सो ये इंपॉर्टेंट था। तो आपसे कोई पूछे ना कि हार्ट के अंदर वो कौन से मीन्स के फाइबर्स हैं जिनकी कंडक्शंस जिनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो आप कहेंगे कि Purkinje फाइबर्स के अंदर सिग्नल्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है वो एक्साइटेड होते हैं और वो ज़्यादा जल्दी उनकी जो स्पीड है, कंडक्शन की पावर है, वेलोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। सो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे जो बात की गई है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको वेलोसिटी की पता हो कि कितनी वेलोसिटी रहती है, तो 0.3 से 0.5 वेलोसिटी होती है, मिली सेकेंड होती है किन के अंदर
वेंट्रिकुलर एंड आर्टियल मसल्स के अंदर, और पर्टिकुलर जो परकंजी मसल्स होते हैं, जो पर्टिकुलर एक डिफरेंट टाइप के मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं, उनकी वेलोसिटी 4 मिली पर सेकेंड्स होती है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे सिर्फ याद करने वाले पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डिक मसल। अब कार्डिक मसल्स का रिफ्रैक्टरी पीरियड है क्या? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टरी पीरियड हम कहते किसे हैं। देखो, ये एक ऐसा पीरियड होता है मसल्स में हमारे पास, या आप समझ लो किसी भी मसल्स की एक्टिविटी, स्केलेटल मसल्स हो या कार्डिक मसल्स हो, ये एक ऐसा पीरियड होता है कि मीन्स कि एक्साइटेड मसल जो होते हैं ना, ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुकी है, ऑलरेडी स्टिमुलस आ चुका है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई है, मसल्स अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एकदम से एक और स्टिमुलस आता है, ठीक है, जो उस मसल को दोबारा से जो है वो स्टिमुलस आता है और उसको एक्साइटेड करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त उस स्टिमुलस के रिस्पांस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होती, ठीक है। उस नेक्स्ट स्टिमुलस को मसल जो है वो उसके रिस्पांस अकॉर्डिंगली रिस्पांस नहीं करते, तो उस पीरियड को हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। इसमें दो टाइप के रिफ्रैक्टरी पीरियड आप पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ना, उसमें तो मसल्स एक्शन शो ही नहीं करते। एक दूसरे अगर कोई न्यू स्टिमुलस आया और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्टिमुलस मसल्स अपने प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, अपना जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके अपने वर्क को, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक इस दूसरा मसल जो है वो स्टिमुलस आ गया है और उसे अकॉर्डिंग टू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का कहता है, तो उस वक्त मसल जो है वो एक्टिवेटेड नहीं होते, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, उस स्टिमुलस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसे हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में भी ऐसा ही काम होता है, मीन्स कि उसमें तो जनरेट करेगा ही नहीं, स्टिमुलस जो है वो शो ही नहीं करेगा अपना रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू अनदर स्टिमुलस। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में स्टिमुलस आता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली मसल जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। लेकिन अगर स्टिमुलस बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव हो, अगर स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ हो वो बहुत ज़्यादा हो तब, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग ग्राफ के थ्रू सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। Cardiac muscles, like all excitable tissues, is refractory to re-stimulate during the action potential. Therefore, the refractory period of the heart is the interval of the time as shown to the left in figure 9.4, during which a normal cardiac impulse cannot re-excite an ordinary already excited area of the cardiac muscles. देखो, कार्डिक मसल्स में कह रहे हैं कि कार्डिक मसल्स में भी और जैसे जिस तरीके से दूसरे एक्साइटेबल टिश्यूज है, उसी की तरीके से ही रिफ्रैक्टरी की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स के री स्टिमुलेशन नहीं करता, मीन्स कि ये रिफ्रैक्टरी होता है टू री स्टिमुलेशन, मतलब एक और स्टिमुलस आया है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन पोटेंशियल को वो जनरेट नहीं करता। इसी वजह से जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है हार्ट का, वो इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसमें कार्डिक मसल जो है इम्पल्सेस, मीन्स कि एक नॉर्मल कार्डिक इम्पल्स जो है वो दोबारा से री एक्साइट नहीं होती, जो ऑलरेडी एक्साइटेड कार्डिक मसल्स हैं वो दोबारा से री एक्साइट नहीं होते। मैं डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। The normal refractory period of the ventricle is 0.25 to 0.30 second, which is about the duration of the prolonged plateau in the action potential. अच्छा, जो नॉर्मल रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो 0.25 से लेके 0.30 सेकेंड्स तक होता है, जो कि एक प्लेट्यू की ड्यूरेशन थी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि प्लेट्यू जो है कब अराइज होता है, जब जो है वो डीपोलराइजेशन का फेज जो है वो थोड़ी देर वेट करता है, वहाँ पे ड्यूरेशन उसका लॉन्ग हो जाता है, और 0.25 से लेके 0.3 सेकेंड तक वो हमारे पास जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड था। अब ये डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम में शो करें, ये हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ये डायग्राम में शो करें कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, 0.25 से लेके 0.30 तक, ठीक है। ये वो पीरियड है जिसमें मसल्स की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का, मीन्स कि जिस तरीके से एक्शन पोटेंशियल ने जनरेट होना है वो सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है। इस वक्त अगर कोई और स्टिमुलस आता है, तो वो इस वक्त जो है वो अपनी एक्टिविटी, ये मसल जो है उसके अकॉर्डिंग टू काम नहीं करते, मीन्स कि जो प्रीवियस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है वो उसी के थ्रू काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास पीरियड जो कहलाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। इसमें जो है वो री एक्साइटेड नहीं होते, मसल जो स्टिमुलेटेड हो चुके हैं वो मसल दोबारा से री एक्साइटेड नहीं होते, तो इस पीरियड को हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं,
ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि हमें जो है वो हम लोग आगे चल के क्या डिस्कस करते हैं। आगे है देयर इज एन एडिशनल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ अबाउट 0.5 सेकेंड ड्यूरिंग दी विच द मसल इज मोर डिफिकल्ट देन नॉर्मल टू एक्साइट बट nevertheless can be excited by very strong excitatory signal as demonstrated by the early premature contraction in the second example of 914. The refractive period of arterial muscle is much shorter than for the ventricular, about 0.5 second for the atria compared with 0.25 to 0.3 second for the ventricle. देखो इसमें अब जो मैंने आपको कहा था ना कि देखो रिफ्रैक्टिव जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड था ना, रिफ्रैक्टिव पीरियड, उसकी भी दो टाइप्स थी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव में क्या होगा कि मसल्स के ऊपर अगर स्टिमुलस आया भी है तो मसल्स अपने प्रीवियस स्टिमुलस के थ्रू ही काम करा, उसके थ्रू अकॉर्डिंगली एक्सटेंशन जनरेट करा, अपने काम को जो है वो सरअंजाम दे रहा है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव में क्या होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है अगर ज़्यादा, अगर जो नेक्स्ट स्टिमुलस जो प्रीवियसली जो है उस जो नेक्स्ट स्टिमुलस न्यू स्टिमुलस जो आया है वो प्रीवियस स्टिमुलस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कुछ देर के लिए जो है वो जो मसल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यू स्टिमुलस काम करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, तो इससे हम लोग अर्ली प्रीमेच्योर जो है वो कंट्रैक्शन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अर्ली प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन। और जो रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारे पास आर्टरियल मसल्स का होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर मसल्स, लाइक अबाउट 0.5 सेकेंड फॉर द आर्टरियल कंपेयर विद 0.25। जैसे कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड जो था वेंट्रिकुलर मसल्स का वो 0.25 था, 25 से लेकर 0.30 सेकेंड तक था, और जो आर्टरियल मसल है उनका 0.15 सेकेंड्स होता है। ठीक है, सो अब क्या बता रहा है वो यहाँ पे वो बता रहा है। अब अगर मैं इन दोनों पैराग्राफ को इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ ताकि डायग्राम बता सकूँ। देखो अब मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इसमें क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड था। रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब क्या होता है? ऐसा पीरियड जब मसल जो हैं वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते दूसरे एनी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो सेकेंड स्टिमुलस हमें मिल रहा है उसके थ्रू। सो ये टाइम पीरियड कितना होता है? 0.25 से लेके 0.30 तक, इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है ना, इसमें क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर क्या होता है कि नेक्स्ट जो देखो इसमें ये हमारे पास पहला स्टिमुलस था, उस स्टिमुलस के थ्रू ये काम कर रहे थे। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टिमुलस के थ्रू काम कर रहा था जो प्रीवियस था। अब न्यू स्टिमुलस आया, अगर न्यू स्टिमुलस की जो है स्ट्रेंथ, न्यू स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो फिर कुछ देर के लिए ये मसल्स प्रीवियस स्टिमुलस को छोड़ के एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके उसके अकॉर्डिंगली काम करता है, तो उसे हम लोग अर्ली प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अर्ली प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद दोबारा से क्या होता है, वो मसल्स अपने प्रीवियस स्टिमुलस के थ्रू काम करना स्टार्ट करता है जैसे वो कर रहा था। ठीक है, सो ये टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिव पीरियड। देखो ये एक सिंपल आपको कंट्रैक्शन, इसमें सिर्फ आपको ये मसल्स की प्रॉपर्टी शो की गई है कि हमारे पास जो मसल्स होते हैं लाइक कार्डिक मसल्स होते हैं उनमें रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, और हमारे पास जो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। ये सिर्फ उसकी कैटेगरी, अगर मैं समराइज़ करूँ तो सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश की गई है कि एक ऑलरेडी एक्साइटेड मसल्स में कि हमारे पास एक स्टिमुलस आया, कार्डिक मसल्स ने अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लिया, अपना काम वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर अभी तक उनका जो पीरियड है वो हमारे पास पोलराइजेशन, फिर उसके बाद मीन्स के डीपोलराइजेशन, फिर पोलराइजेशन का फेज अभी तक वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, और एक और स्टिमुलस आ गया तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो किस तरीके से काम करेगा। सो उस वक्त वो या कौन सी वो हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो परफॉर्म करेगा, उस वक्त वो करेगा कि अगर जो न्यू स्टिमुलस आया अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो अकॉर्डिंग टू दी उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास मसल्स होंगे वो काम नहीं करेंगे, मीन्स कि वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में ही होंगे या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में होंगे कि मसल्स उस न्यू स्टिमुलस के थ्रू काम करना नहीं स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियसली उनको स्टिमुलस मिला था वो उसी के थ्रू अपनी एक्साइटेशन वाली प्रॉपर्टी एंड कंट्रैक्शन
वाली प्रॉपर्टी को परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन अगर न्यू स्टिमुलस जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जिसे हम लोग कौन सा रिफ्लेक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। सो ये कुछ कार्डिक मसल्स के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करें, ये आपसे कोई भी पूछेगा तो आपको एटलीस्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड का डिफरेंस पता हो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि अपकमिंग जो हमारे पास जो थ्योरीज आएंगे उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ सके। सो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेती हूँ। कार्डिक मसल लाइक ऑल एक्साइटेड टिश्यूज इज रिफ्रैक्टेड टू री स्टिमुलस ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ द हार्ट इज इंटरवल ऑफ द टाइम during which a normal cardiac impulse cannot be re-excited and already excited cardiac area of cardiac muscle। सिंपल मीन्स कोई बात वही बात की है कि मीन्स के उस टाइम पीरियड के थ्रू जो हमारे पास प्लेटियो आ रहा था, जो हमारे पास प्लेटियो क्या आया था 0.25 से लेके 0.3 सेकंड तक, जो हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर में एक्शन पोटेंशियल में। सो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई और न्यू स्टिमुलस आता है तो कार्डिक मसल उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंगली अपना जो रिस्पॉन्स है वो शो नहीं करते, इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वेंट्रिकल का वो 0.25 से लेके 0.30 तक होता है। देन उसके बाद इस डायग्राम को मैंने डिस्कस की है। उसके बाद क्या है कि देयर इज एन एडिशनल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ अबाउट 0.5 सेकेंड ड्यूरिंग विच द मसल इज मोर डिफिकल्ट देन नॉर्मल टू एक्साइट, बट नेवरदलेस can be excited by a very strong excitatory signals as demonstrated by the early premature contraction in the second example। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ना वो वहाँ पर जब पहुँचता है ना स्टिमुलस, सो उसमें मसल्स को रीस्टिमुलेटेड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन और वो टाइम पीरियड्स और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि न्यू स्टिमुलस वहाँ पे आके एक नहीं करता, बल्कि उस टाइम पीरियड में उसके पास चांसेस होते हैं कि अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो हमारे पास जो है वो अपनी जो प्रॉपर्टी उसे शो कर देता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर कंट्रक्शन जो है वो अकर हो जाती है। उसके अलावा उन्होंने एक और लाइन यहाँ पे जो है वो बताई है कि जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है आर्टियल मसल्स का वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर मसल। वेंट्रिकुलर मसल में जो प्लेट्यू की हमारे पास कल हमने जो प्रॉपर्टी शो की थी ना, जो डिस्कस किया था ग्राफ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्राफ जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ये कल वाले लेक्चर्स हैं, ये ग्राफ जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना, तो ये प्लेटी की प्रॉपर्टी हम लोगों ने वेंट्रिकुलर मसल्स में डिस्कस की थी। सो वो कह रहे हैं, तो अब आज के लेक्चर में वो ये कह रहा है कि ये प्लेटी की प्रॉपर्टी या ये रिफ्रैक्टिव पीरियड का जो हमारे पास आर्टियल मसल्स हैं उसमें उसके सेकेंड्स होते हैं 0.15 सेकेंड होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर में 0.25 से लेके 0.3 तक था। सो ये एक सिंपल प्रॉपर्टी थी, सिर्फ एक लाइन आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से अगर दूसरा स्टिमुलस आया उसी वक्त, जिस वक्त ऑलरेडी मसल्स एक्साइटेड हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उस वक्त कार्डिक मसल किस तरीके से अपना शो रिस्पॉन्स करेंगे। सो ये समझाने के लिए गाइटर ने इतनी बड़ी हिस्ट्री और इतना बड़ा ग्राफ आपको दे दिया। ये ग्राफ आपको कोई नहीं समझाता, ठीक है। जब हम भी ये चीज़ें पढ़ते थे तो हमें भी कोई नहीं समझाता था, इवन तो हमें तो कहते थे कि अब क्योंकि मेडिकल अपनी सेल्फ स्टडी होती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इजी इसलिए करती हूँ क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों को डिफ़िकल्टी हुई वो अपकमिंग जनरेशन को डिफ़िकल्टीज ना हो। अगर राइटर ने कोई चीज़ यहाँ पे शो की है तो उसका एक इंपॉर्टेंट काम होगा, एक इंपॉर्टेंट उसका क्राइटेरिया होगा। सो ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ग्राफिकल भी आपको हर चीज़ आ सके। सो गाइस, इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं तो फिर ही मैं आगे चल के आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करती हूं। एंड वन ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब तक हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लाइक एक्शन पोटेंशियल क्या होती है, एक्साइटेटरी रिफ्रैक्टिव वगैरह पीरियड जो होते हैं वो क्या होते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने इसके बारे में सारी डिस्कशन कर ली थी हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब जो होगा उसकी न्यू थ्योरी होगी, थ्योरी के बाद जो कार्डिक साइकिल आएगा। सो आगे वाले इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूँ। तो दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।